कदम किसानों के हित में जो उठाया जाएगा वो ये कि इस भूमि अधिग्रहण कानून को समाप्त कर दिया जाएगा। शहीद आजम भगत सिंह जब उनको फांसी की सजा हुई थी और वो जेल में बंद थे, उसके पहले उन्होंने जितने भी इंटरव्यू दिए हैं और जितनी बातचीत पत्रकारों से की है, हर बार वो ये कहा करते थे कि अंग्रेजों के सबसे ज्यादा दमनकारी कोई कानून भारत में है तो उसमें से एक कानून है लैंड एक्विजिशन एक्ट और दूसरा कानून है इंडियन पुलिस एक्ट, पुलिस का कानून। और शहीद आजम कहा करते थे भगत सिंह जी कि ये कानून समाप्त होने ही चाहिए आजादी के बाद। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को जब जब मौका मिला उनके व्याख्यान कहीं भी लोगों के बीच में करने का, वो हर बार अंग्रेजों के इस दमनकारी कानून का विरोध करते थे और लोगों में उसकी चर्चा करते थे। शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद जब जब उनको मौका मिला तो इस कानून के खिलाफ उन्होंने पर्चे बंटवाए थे, इस कानून के खिलाफ हैंडबिल तैयार करके इस देश में बंटवाए थे। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों लाखों क्रांतिकारियों का कहना था कि ये भूमि अधिग्रहण का कानून सबसे अत्याचारी कानून है। अंग्रेजों के जाने के बाद इस कानून को समाप्त हो जाना चाहिए और अंग्रेजों के जाने के बाद ये कानून रद्द हो जाना चाहिए। हमारे सारे शहीदों का एक ही सपना था, वो हिंसा वाले शहीद हों या अहिंसा वाले शहीद हों। आप जानते हैं भारत में दो तरह के क्रांतिकारी थे, एक तो हिंसा के रास्ते से देश को आजाद कराना चाहते थे और एक तो अहिंसा के रास्ते से आजाद कराना चाहते थे। लेकिन दोनों ही तरह के क्रांतिकारी मानते थे कि ये जमीन के अधिग्रहण का जो कानून है, लैंड के एक्विजिशन का जो कानून है, ये अत्याचारी है, बहुत ज्यादा अन्याय करने वाला है, शोषण करने वाला है, इसलिए इस कानून को जो रद्द होना ही चाहिए। इस आधार पर इस कानून के खिलाफ विरोध और विद्रोह हुआ था। हमारे देश में जो वनवासी समाज है, जिसको हम दुर्भाग्य से आदिवासी कहते हैं, आदिवासी तो हम सभी हैं क्योंकि हम इस मूल धरती के जन्म लेने वाले हैं और इस मूल धरती पर बड़े होने वाले हैं। हम सभी आदिवासी हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जंगलों में रहने वालों को हम गलती से आदिवासी कह देते हैं। हम सभी आदिवासी हैं, जंगल में जो रहते हैं वो वनवासी हैं और हम जो शहरों में रहते हैं, वो गांव में रहते हैं, वो शहर और गांव के वासी हैं। तो जो वनवासी समाज है, उस समाज में इस कानून के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह हुआ था। अगर आप झारखंड का इतिहास पढ़ेंगे, बिहार का इतिहास पढ़ेंगे, तो वहां के एक राजा हुआ करते थे कुंवर सिंह। उन्होंने इस कानून के खिलाफ अंग्रेजों से बहुत बड़ा टक्कर लिया था और अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा संग्राम लड़ा था। बिहार में एक महान क्रांतिकारी हुए बिरसा मुंडा, जो अब झारखंड का इलाका है। बिरसा मुंडा ने इसी कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी शहादत दी थी, अपना बलिदान दिया था। तो बिरसा मुंडा रहे हों झारखंड के, या राजा कुंवर सिंह रहे हों बिहार के, या शहीद आजम भगत सिंह हों, या चंद्रशेखर आजाद हों, या पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हों, या महात्मा गांधी, या सरदार पटेल, ये सभी क्रांतिकारियों का इस कानून के खिलाफ जबरदस्त विद्रोह और बगावत थी। अब हमको ऐसा लगता था कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, अंग्रेजों की सरकार भारत से चली गई, तो अंग्रेजी कानून ये चला जाना चाहिए, लैंड एक्विजिशन एक्ट खत्म हो जाना चाहिए, इसको रद्द हो जाना चाहिए। लेकिन बहुत और दुख और दुर्भाग्य से मुझे ये कहना पड़ता है कि अंग्रेजों के चले जाने के 62 साल के बाद भी ये कानून भारत में लगा हुआ है और इस कानून के आधार पर किसानों से जमीनें आज भी छीनी जा रही हैं और इस कानून के आधार पर हमारे किसानों को आज भी भूमिहीन किया जा रहा है, हमारे किसानों को जमीन विहीन किया जा रहा है, धरती विहीन किया जा रहा है। मुझे बहुत दुख और दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, जिस तरीके से अंग्रेजों की सरकार जमीन छीना करती थी, ठीक उसी तरीके से आजाद भारत की सरकार भी जमीनें किसानों से छीन रही है। इसी कानून का सेक्शन 4 है, इसी कानून का पैरा 1 है, उसके आधार पर अंग्रेज जमीन छीनने के लिए नोटिस इशू किया करते थे। वही सेक्शन 4, वही पैरा 1 के आधार पर भारत सरकार भी नोटिस इशू करती है और उसी तरीके से नोटिस आता है जिलाधिकारी के माध्यम से और जमीन छीनने के लिए आपको आदेश थमा दिया जाता है। आप मजबूर हो जाते हैं अपनी जमीन देने के लिए। जब सरकार आपसे जमीन लेती है तो कई बार मजाक होता है किसानों के साथ, वो ये कि किसानों की जमीन का भाव तय किया जाता है 1 रुपए स्क्वायर फीट, 50 पैसे स्क्वायर फीट, 15 पैसे स्क्वायर फीट। मैं आपको मेरे जीवन का एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज से लगभग 15-16 साल पहले गुजरात सरकार ने एक जमीन लिया था किसानों से और वो जमीन था गांधीधाम नाम के शहर के पास में। गांधीधाम गुजरात का एक ऐसा शहर है
जो समुद्र के किनारे है, वहां पर एक बहुत बड़ा द्वीप है। उस द्वीप का नाम है सतसैडा वेट। उस जमीन को गुजरात सरकार ने लिया और एक अमेरिका की कंपनी कारगिल को बेच दिया। अमेरिका की एक कंपनी कारगिल आई गुजरात में व्यापार करने के लिए और उस कंपनी ने नमक बनाने की घोषणा की थी कि नमक बनाएंगे और पूरे भारत को नमक खिलाएंगे। और वो नमक बनाने के लिए उनको जमीन चाहिए थी। तो 70,000 एकड़ का एक द्वीप समूह गुजरात सरकार ने उस अमरीकी कंपनी को बेचा। जब उसके दस्तावेज हमारे हाथ में आए तो इतना दुख हुआ, इतना अफसोस हुआ कि वो जमीन 15 पैसे स्क्वायर फीट में कारगिल कंपनी को बेची गई। मात्र 15 पैसे स्क्वायर फीट, एक स्क्वायर फीट, 1 फीट चौड़ा 1 फीट लंबा जमीन मात्र 15 पैसे में गुजरात सरकार ने कारगिल कंपनी को बेच दिया। और वो कारगिल अमेरिका की कंपनी थी। गुजरात सरकार को जब अदालत के द्वारा ये पूछा गया, ये मामला गुजरात हाई कोर्ट में गया, पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन हुआ और गुजरात सरकार को जब ये पूछा गया कि आपने एक विदेशी कंपनी को भारत की जमीन बेची है 15 पैसे स्क्वायर फीट में, तो गुजरात सरकार ने कहा कि हाँ बेची है। और 15 पैसे स्क्वायर फीट में, तो सरकार ने कहा हाँ 15 पैसे स्क्वायर फीट में बेची है क्योंकि वो जमीन भारत के नागरिकों के हित के लिए एक विदेशी कंपनी को बेची गई है। गुजरात सरकार की इस बात को गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि विदेशी कंपनी को 15 पैसे स्क्वायर फीट में जमीन बेचना ये गुजरात के नागरिकों के हित में कैसे हुआ, इससे कौन सा हित सधने वाला है। तो सरकार की तरफ से तर्क दिया गया कि ये जो जमीन दी गई है वो जमीन पर नमक बनाया जाएगा और वो नमक पूरे भारत में बेचा जाएगा। भारत के लोगों की जरूरत उनका नमक है और नमक सबसे बड़ी जरूरत है क्योंकि हिंदुस्तान के सभी घरों में 1,35,00,000 मीट्रिक टन नमक का इस्तेमाल होता है हर साल। तो ये कारगिल कंपनी नमक बनाएगी जो हर आदमी की जरूरत है और वो नमक गांव-गांव बेचा के हित में है। ऐसा कहकर कोर्ट के सामने सरकार ने तर्क प्रस्तुत किया। हम लोग इसके विरोध में थे, तो हमारी तरफ से जो तर्क था वो ये था कि अगर ये गुजरात सरकार मानती है कि लोगों के हित में है कि नमक बनाकर सस्ती कीमत पर बेचा जाए, तो क्यों ये पूरी जमीन किसानों को नहीं दी जा रही है 15 पैसे स्क्वायर फीट में? क्यों ये विदेशी कंपनी को ही दी जा रही है 15 पैसे स्क्वायर फीट में? क्या भारत के किसान नमक नहीं बना सकते? हजारों साल से हमारे किसान नमक बना रहे हैं और गांधीधाम में कभी आप जाएंगे तो सबसे ज्यादा नमक बनाने वाला शहर है। छोटे छोटे अगड़िया, छोटे छोटे कारीगर वहां नमक बनाने के काम में लगे हुए हैं। तो कोर्ट की तरफ जब ये तर्क आया हमारी तरफ से कि ये जमीन 15 पैसे स्क्वायर फीट में किसानों को दे दी जाए और किसान इस कारगिल कंपनी से ज्यादा अच्छा नमक बनाकर पूरे देश को सप्लाई कर देंगे, तो गुजरात सरकार पीछे हट गई। कोर्ट ने इस मामले की जांच कराई तो पता चला उसमें घोटाला हुआ है। और घोटाला क्या हुआ? जो जमीन कागज पर दिखाई गई थी 15 पैसे स्क्वायर फीट, वो जमीन सैकड़ों हजारों रुपए की रिश्वत लेकर पीछे के दरवाजे से गुजरात सरकार को रिश्वत देकर अमरीकी कंपनी को कौड़ी के भाव में दी गई थी। अदालत को जब ये सच्चाई समझ में आई, उन्होंने ये सौदा रद्द कर दिया और इस सौदे के रद्द होते ही उस मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा जिस मुख्यमंत्री ने ये सौदा किया। आप पूछेंगे उस मुख्यमंत्री का नाम, मैं बताना नहीं चाहता, आप सब होशियार हैं, समझदार हैं, थोड़ा गुजरात का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको तुरंत नाम समझ में आ जाएगा कौन मुख्यमंत्री था। इस्तीफा देना पड़ा। मुख्यमंत्री की हालत इतनी खराब हुई कि उनको जेल भेजा जाए क्योंकि उन्होंने देश हित से समझौता किया, राष्ट्र हित से समझौता किया। वो देश हित क्या था? वो जमीन पाकिस्तान की सीमा के बिल्कुल नजदीक थी और एक अमेरिकी कंपनी को वो जमीन बेची गई थी। कल को वो अमेरिकी कंपनी पाकिस्तान सरकार को जमीन बेच देती तो भारत का वो पूरा इलाका पाकिस्तान के कब्जे में चला जाता और राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती। जब ये बात हमने अदालत के संज्ञान में लाई तो अदालत ने उस सौदे को रद्द किया और हमने अदालत के सामने ये तर्क दिया था कि ये कारगिल कंपनी नमक ही नहीं बनाती है, ये कारगिल कंपनी हथियार भी बनाती है अमेरिका में और बड़ा कारखाना है इनका हथियार बनाने का। कल को ये यहां पर नमक के बहाने हथियार बनाने लगे और पाकिस्तान को सप्लाई करने लगे तो भारत की सीमा तो गुजरात से लगती है पाकिस्तान के इलाके में, वहां तो बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। इस आधार पर अदालत ने वो सौदा रद्द किया।
समझौता रद्द किया। लेकिन अदालत ने उस समय एक टिप्पणी की थी और उन अदालत की टिप्पणी को हम लोगों ने भारत सरकार के सामने बार बार कहा। अदालत की टिप्पणी ये थी कि ये सौदा हमने रद्द किया है देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर और करोड़ों नागरिकों के हितों को ध्यान में रखकर, लेकिन ये समझौता रद्द नहीं किया लैंड एक्विजिशन एक्ट के आधार पर, भूमि अधिग्रहण के आधार पर, क्योंकि भूमि अधिग्रहण के आधार पर तो ये सौदा पक्का था, सरकार जमीन ले सकती थी और किसी भी विदेशी कंपनी को दे सकती थी। लेकिन देश की सुरक्षा के आधार पर यह समझौता ठीक नहीं था, इसलिए अदालत ने उसको रद्द किया था। उस अदालत ने ये टिप्पणी की थी कि जल्दी से जल्दी इस कानून में परिवर्तन किया जाए, इस कानून में संशोधन किया जाए, ताकि देश के जरूरतमंद नागरिकों की जमीनें सरकार बेवजह ना छीन सके और करोड़ों किसानों को भूमिहीन न कर सके। आज इस फैसले को आए 15 साल हो गया, लेकिन भारत सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आज भी भूमि अधिग्रहण का वैसा ही कानून इस देश में चल रहा है और इस देश के किसानों की छाती पर मूंग दल रहा है। मुझे बहुत दुख होता है, अफसोस होता है, लाखों किसानों से जमीनें हर साल छीनी जा रही हैं और उनकी जमीनों को विदेशी कंपनियों को बेचा जा रहा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमारी जो सरकार हमारे संविधान की शपथ खाती है और भारत के लोगों के हित और न्याय के लिए संकल्प करती है, वो सरकारें किसानों से जमीनें छीनकर कौड़ी के भाव में विदेशी कंपनियों को बेचने वाली एक एजेंट नजर आती है। हमारे देश की सरकार अब विदेशी कंपनियों की दलाल और एजेंट जैसी भूमिका में आ गई है। ये बहुत अफसोस और दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। आप सभी नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ते होंगे, नियमित रूप से आप टेलीविजन चैनल देखते होंगे। आपको याद होगा इसी कानून के आधार पर अभी थोड़े दिन पहले पश्चिमी बंगाल में नंदीग्राम नाम के एक गांव में किसानों से सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन छीनी गई। आपने अगर नियमित अखबार पढ़ा होगा और टेलीविजन समाचार सुना होगा तो आपको याद होगा कि नंदीग्राम के किसान जमीन बेचना नहीं चाहते थे, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार वो जमीन छीनकर एक इंडोनेशिया की कंपनी को बेचने के लिए समझौता कर चुकी थी। इंडोनेशिया की कंपनी से समझौता पहले हो चुका था, जमीन अधिग्रहण करने का काम सरकार ने बाद में किया था। अब सरकार का ये कहना था कि अगर ये जमीन इंडोनेशिया की कंपनी को नहीं दी गई तो सरकार की बदनामी होगी, बेइज्जती होगी, इसलिए हर हालत में ये नंदीग्राम की जमीन सरकार को लेनी है और एक इंडोनेशिया की कंपनी को देनी है। किसानों ने जब बहुत ज्यादा उग्र विरोध किया, प्रदर्शन हुए, तो किसानों को लाठियों से पीटा गया। उसके बाद भी किसान तैयार नहीं हुए जमीन बेचने के लिए, तो पुलिस ने उन पर गोलियां चलाई और आपको याद होगा 17 किसान एक ही दिन में वहां मारे गए थे और बाद में धीरे धीरे करके 24 और किसान उस आंदोलन में शहीद हुए, मारे गए। और इतना ही नहीं हुआ, पश्चिम बंगाल की पुलिस ने किसानों का मनोबल तोड़ने के लिए, उनको हतोत्साहित करने के लिए उनकी मां बहन बेटियों के साथ वैसे ही बलात्कार किया जैसे कभी अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों की पुलिस किया करती थी। और अंत में क्या हुआ, किसानों का मनोबल नहीं टूटा, किसानों का संगठन भी नहीं टूटा, किसानों की एकता भी नहीं टूटी। किसान पूरी ताकत से लड़ते रहे, जूझते रहे। पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट ने किसानों की कोई मदद नहीं की, इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी उस समय किसानों की कोई मदद नहीं की, लेकिन किसान अपनी एकता, अपने आत्मबल, अपनी ताकत से लड़ते रहे, जूझते रहे। अंत में ये सारा मामला पूरे देश के सामने जब खुला, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये सारा मामला गया और फिर सरकार की बहुत बदनामी शुरू हुई और किरकिरी शुरू हुई, तो पश्चिम बंगाल सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े और किसानों ने अपनी जमीन को वापस लिया। ये हिंदुस्तान के किसानों के लिए बहुत गौरव की बात है, बहुत उनका पराक्रम और बहुत उनका परिश्रम काम आया। उन्होंने अपनी जमीन अपने हाथ से नहीं जाने दी, सरकार को पीछे हटना ही पड़ा। लेकिन अफसोस सिर्फ इतना है कि 17 किसान एक दिन में शहीद हुए, 24 किसान और उसमें मारे गए, लेकिन किसानों ने अपनी जमीन को बचाया। कानून ने मदद नहीं की, सरकार ने मदद नहीं की, किसानों की एकता ने, किसानों के संगठन ने, किसानों के आत्मबल ने अपनी जमीन को अपनी ताकत पर बचाया। ऐसा ही एक दूसरा उदाहरण है, नंदीग्राम जैसा ही एक दूसरा गांव है बंगाल में, आप जानते हैं, उसका नाम है सिंगूर। सिंगूर की जमीन किसानों से कौड़ी के भाव में खरीदी गई और एक बड़ी भारत की एक बड़ी देशी कंपनी को बेची गई और उस कंपनी ने जमीन को सरकार से औने पौने दाम में खरीदा। बाद में जमीन की कीमत वहां 50 गुनी बढ़ी, किसानों को उसका भाव नहीं मिला। किसानों ने फिर आंदोलन शुरू किया
और फिर उस आंदोलन में महीनों महीनों पुलिस के साथ उनका संघर्ष हुआ, किसानों को लाठियां मारी गई, गोलियां चलाई गई, फिर भी किसान पीछे नहीं हटे और उस आंदोलन में भी जीत किसानों की हुई, विजय किसानों की हुई। सरकार को पीछे हटना पड़ा, वो जमीन छोड़नी पड़ी और जिस औद्योगिक घराने को वो जमीन बेची जानी थी उस औद्योगिक घराने ने भी अपने पैर पीछे हटाए। ऐसे में आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं इस देश में, जहां रोज किसानों की सरकार के साथ झड़प होती है, पुलिस के साथ झड़प होती है। हम यहां उत्तराखंड में बैठे हुए हैं। इस उत्तराखंड के बहुत नजदीक में एक उत्तर प्रदेश नाम का राज्य है। उस उत्तर प्रदेश राज्य में दादरी नाम का एक छोटा सा कस्बा है। उस दादरी कस्बे की सैकड़ों हेक्टेयर जमीन किसानों से छीनकर इसी कानून के आधार पर भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी को बेची गई, कौड़ी के भाव में जमीन बेची गई। ये कहा गया कि वहां पर एक ताप बिजली घर लगेगा, बिजली बनाने के लिए एक थर्मल पावर स्टेशन लगेगा। थर्मल पावर स्टेशन लगाने के लिए 450 एकड़ जमीन की जरूरत थी, लेकिन इससे 100 गुना ज्यादा जमीन सरकार ने किसानों से छीन ली और उस कंपनी को बेची गई। उस समय उत्तर प्रदेश में जो सरकार चला करती थी, उस सरकार ने पुलिस की मदद लेकर किसानों पर अत्याचार किए, लाठियों से पीटा, गोलियां चलाई और अंत में किसानों को मजबूर कर दिया वो जमीन एक बड़े औद्योगिक घराने को देने के लिए। अंत में आप जानते हैं क्या परिणाम निकला। दादरी के किसानों पर जिस सरकार ने लाठियां चलाई थी और दादरी के किसानों पर जिस सरकार ने गोलियां चलवाई थी, वो सरकार का उत्तर प्रदेश से पत्ता साफ हो गया और वो सरकार बुरी तरह से चुनाव में हारी और उसके हार जाने के बाद एक दूसरी सरकार फिर उत्तर प्रदेश में आई। मैं कहना यह चाहता हूं कि किसानों पर अत्याचार करके, किसानों को दुख देकर, उनके मन को पीड़ा देकर कोई सरकार इस देश में काम नहीं कर सकती। ऐसा बार बार सिद्ध हो रहा है, जगह जगह ये बात पता चल रही है। फिर भी हमारे देश की सरकारें बाज नहीं आ रही हैं और इस कानून को रद्द करने की हिम्मत नहीं दिखा पा रही है। ये कानून अभी भी लागू है। हमारे देश में उदारीकरण और ये कानून अभी भी लागू है। हमारे देश में उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति के आधार पर एक योजना चल रही है। उस योजना का नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। इस योजना के आधार पर हजारों हेक्टेयर जमीन, लाखों एकड़ जमीन किसानों से छीनी जा रही है और बड़ी बड़ी कंपनियों को बेची जा रही है और उन कंपनियों को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वो खेती वाली जमीन को औद्योगिक जमीन बनाकर दोबारा से बेच सकें। तो किसानों से जब जमीन छीनी जाती है तो उसका भाव होता है 5,000 रुपए बीघा, 10,000 रुपए बीघा, 50,000 रुपए एकड़, 1 लाख रुपए एकड़। और जब वो जमीन कंपनियों के हाथ में चली जाती है तो उसी जमीन का भाव हो जाता है 1 लाख रुपए बीघा, 2 लाख रुपए बीघा, कभी 50 लाख रुपए एकड़, कभी 1 करोड़ रुपए एकड़। हमारे देश में किसानों से जमीनें छीनकर कौड़ी के भाव में कंपनियों को बहुत कीमत पर बेच देना और बीच का कमीशन खा जाना, ये सरकारों ने एक अपना नए तरह का धंधा बना लिया है। और इस कानून की आड़ में हिंदुस्तान के, हमारे भारत के लाखों करोड़ों किसानों का शोषण हो रहा है। आप कभी जाइए, दिल्ली के नजदीक में एक गांव है जिसका नाम है गुड़गांव। ये गुड़गांव अभी थोड़े दिन पहले ऐसा बना, इसके पहले ये ऐसा नहीं था। गुड़गांव की सारी जमीन हरियाणा के किसानों से ली गई और हरियाणा के किसानों को ये लालच दिया गया कि बहुत पैसे मिल रहे हैं, जमीन अपनी बेच दो। कुछ किसानों ने धोखे में आकर जमीन बेच दी, पैसे ले लिए। उन पैसों से उन्होंने कोठियां बना ली, गाड़ियां खरीद ली। अब वो कोठियां और गाड़ियां दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़ी रहती हैं। ना गाड़ियों में डीजल है, ना पेट्रोल है जो वो चला सके, और ना उन कोठियों में रहने के लिए पैसे चाहिए जेब में, वो पैसे नहीं है। क्योंकि पहले खेती होती थी तो लगातार आमदनी होती थी। अब जमीन एक बार बेच दी किसानों ने तो आमदनी तो एक बार आई और खर्चा तो सारा कोठी बनाने में और कार खड़ी करने में चला गया। अब जो किसान कभी गुड़गांव में जमीन के मालिक थे, जमींदार थे, आज मुझे बहुत दुख और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि गुड़गांव की कोठियों में वो किसान अब दूध बेचने का काम करते हैं, सब्जियां बेचने का काम करते हैं, इस्त्री करने का काम करते हैं, लोगों के कपड़े धोने का काम करते हैं और उनके घरों की मां बहन बेटियां उन कोठी वालों के घरों में बर्तन साफ करने का काम करती हैं, झाड़ू लगाने का काम करती हैं, घर में पोछा लगाने का काम करती हैं। आज से 20 साल पहले गुड़गांव के जो किसान जमींदार थे
वो जमीन बेचने के बाद अब 2 कौड़ी के नहीं रह गए हैं, क्योंकि उनकी इज्जत भी चली गई है, आबरू भी चली गई है। जमीन जब चली जाती है तो सब कुछ चला जाता है, धरती जब चली जाती है तो कुछ भी नहीं बचता है, ना इज्जत बचती है, ना आबरू बचती है, ना पैसा बचता है, ना सम्मान बचता है, ना संसाधन बचते। हमारे देश में गुड़गांव की कहानी बहुत सारे किसानों की है, जिन्होंने इस भूमि अधिग्रहण कानून के तहत जमीनें या तो बेची हैं या जिनकी जमीनें सरकारों ने छीन ली हैं, वो सब किसानों की दुर्दशा इस देश में हो रही है। मैं थोड़े दिन से इस कानून के विषय में थोड़ा अभ्यास करने की कोशिश करता रहता हूं। अभी थोड़े दिन से मुझे एक जानकारी मिली कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति भवन है, हमारे देश की जो संसद बनी हुई है, ये किसानों की जमीन पर बनी हुई है। जहां पर राष्ट्रपति भवन है, जहां पर संसद है, यहां पर एक गांव हुआ करता था, उस गांव का नाम था मालचा। ये मालचा गांव हरियाणा राज्य के अधीन आया करता था। इस मालचा गांव के किसानों को अंग्रेजों की सरकार ने डराकर धमकाकर जमीनें छीनी थी। पहले हरियाणा राज्य नहीं था, वो पंजाब के अधीन था, तो पंजाब के अधीन ये राज्य गांव था मालचा। बाद में ये हरियाणा में आया आजादी के बाद। तो ये मालचा गांव की जमीनें छीनी, किसान जमीन देने को तैयार नहीं थे, अंग्रेज सरकार ने जबरदस्ती जमीन छीनी, भूमि अधिग्रहण कानून के हिसाब से नोटिस दिया और सन 1912 में 33,000 बीघा जमीन मालचा गांव के किसानों से छीन ली सरकार ने। किसानों ने जब उसका विरोध किया तो अंग्रेज सरकार ने वैसे ही गोलियां चलाई जैसे आज चलती है। उसमें 33 किसान मारे गए, शहीद हुए। उनकी लाश पर अंग्रेज सरकार ने इस जमीन को भारत के संसद भवन में बदल दिया। अंग्रेज सरकार ने इस जमीन को राष्ट्रपति भवन में बदल दिया। और मुझे बहुत अफसोस है ये कहते हुए कि जिन किसानों से ये जमीनें छीनी गई, जिन किसानों से ये जमीन ली गई, उनको आज तक आजादी के 62 साल के बाद 1 रुपए का मुआवजा नहीं मिल पाया है। और वो किसान अपने दिल का दर्द कहने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चक्कर लगाते लगाते थक गए हैं। वो किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल मुझे कभी मिला था थोड़े दिन पहले, तो वो कहते थे अंग्रेजों की सरकार के जैसे हम चक्कर लगाया करते थे, आजादी के बाद हमारी सरकार के भी हमको वैसे ही चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। हम कैसे कहें कि देश आजाद हो गया है और कैसे कहें कि इस देश में स्वाधीनता या स्वतंत्रता आ गई। वो किसानों का दर्द सुनकर मुझे भी आंखों में आंसू आ गया। वो कह रहे थे कि हमारे पुरखे लड़ रहे थे अंग्रेजों की सरकार से कि हमको उचित मुआवजा मिले, लड़ते लड़ते हमारे पुरखे शहीद हो गए। अब हम लड़ रहे हैं भारत सरकार से कि हमको उचित मुआवजा मिले। हो सकता है हम भी मारे जाएं, हमारी आने वाली पीढ़ी लड़ेगी फिर भारत सरकार से इसी बात के लिए कि उनको उचित मुआवजा मिले। हमारे देश का राष्ट्रपति भवन जो इस देश के लिए सबसे सम्मान का स्थान है, हमारे देश का संसद भवन जो इस देश के लिए सबसे सम्मान का स्थान है, वो इसी लैंड एक्विजिशन एक्ट के अत्याचार का प्रमाण है, इसी लैंड एक्विजिशन एक्ट के शोषण का प्रमाण है। सैकड़ों किसानों से जबरदस्ती जमीनें छीनकर उस पर बनाया हुआ ये भवन है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस संसद भवन से या राष्ट्रपति भवन से हमारे देश के लोगों के लिए कोई सद्कार्य हो सकता है, कोई शुभ कार्य हो सकता है, कोई अच्छा कार्य हो सकता है। आजादी के 62 साल में तो एक भी नमूना ऐसा मिला नहीं है। हो सकता है 100 साल भी ऐसे ही गुजर जाएं, शायद ही कोई ऐसा नमूना हमें इस देश में मिल पाएगा। ये कहानी बहुत दर्दनाक है, ये कहानी बहुत लंबी है। मैं सुनाता जाऊं, आप सुनते जाएं। इस अंग्रेजी कानून लैंड एक्विजिशन एक्ट के भूमि अधिग्रहण के इतने अत्याचार इस देश के किसानों पर हैं कि जिस पर अगर पुस्तक लिखी जाए तो मोटे मोटे ग्रंथ लिखे जाएंगे, दस्तावेज जिसके इकट्ठे कर लिए जाएं और सारी जानकारियां जिसकी इकट्ठी कर ली जाएं, तो हजार 1200 1500 पेज के 50-60 पुस्तकों के खंड बन जाएंगे। पूरे देश में इतना अत्याचार और इतना शोषण इस कानून ने किया है। हम भारत स्वाभिमान की तरफ से एक संकल्प कर चुके हैं, हम भारत स्वाभिमान अभियान की तरफ से एक प्रतिज्ञा कर चुके हैं और वो संकल्प और प्रतिज्ञा हमारा ये है कि भारत स्वाभिमान नाम का हमारा अभियान इस देश में सबसे पहला कदम जो उठाएगा वो यही कि इस अंग्रेजी अत्याचारी भूमि अधिग्रहण के कानून को जड़ मूल से समाप्त कराएगा, जड़ मूल से खत्म कराएगा। ये हमारी प्रतिज्ञा है, ये हमारा संकल्प है। आप तो जानते हैं भारत स्वाभिमान का एक बड़ा संकल्प है वो ये कि अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए
34,735 कानून जो अंग्रेजों के जमाने से आज तक चले आ रहे हैं, इन सबको जड़मूल से खत्म कराना है, इन सब कानूनों को जड़मूल से समाप्त कराना है। उन कानूनों में सबसे पहले जो कानून हम रद्द कराना चाहेंगे और सबसे पहले जिस कानून को इस देश में से हमेशा के लिए समाप्त करना चाहेंगे, वो कानून यही है भूमि अधिग्रहण का कानून। वो कानून यही है लैंड एक्विजिशन एक्ट का कानून। हमारे भारत देश के किसानों को सबसे ज्यादा मदद अगर कोई करेगा, हमारे भारत देश के किसानों की सबसे ज्यादा कोई सहायता अगर करेगा, तो ये भारत स्वाभिमान अभियान ही करेगा, जो इस अंग्रेजी अत्याचारी विनाशकारी शोषण वाले कानून को रद्द करवाएगा। ये हमारा संकल्प है, ये हमारी प्रतिज्ञा है। आप सभी भारत स्वाभिमान के जिम्मेदार सैनिक हैं, आप सभी भारत स्वाभिमान के जिम्मेदार सेनानी हैं। आपके सामने मैं ये विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहा हूं, वो ये कि आप में से जो भी भाई बहन गांव के रहने वाले हैं, जो भी भाई बहन गांव के नजदीक के शहरों के रहने वाले हैं, जिनको हम तहसील कहते हैं, कस्बा कहते हैं, उन सबकी ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो गांव के किसानों के बीच में यहां से लौटने के बाद तुरंत जाना शुरू करें और किसानों को इस बात के लिए संगठित करना शुरू करें कि आओ हम सब मिलें, भारत स्वाभिमान के झंडे के नीचे इकट्ठे हों, सारे किसान संगठन, सारे किसानों के आंदोलन, सारे किसानों के हितैषी, सारे किसानों के शुभेच्छक, जो भी किसानों के मित्र हैं, हमदर्द हैं, संगठन हो, व्यक्ति हो, संस्थाएं हो, वो सब मिलकर हमारे भारत स्वाभिमान के झंडे के नीचे आए और अपनी ताकत इतनी बड़ी कर दें कि आज नहीं तो कल और जल्दी से जल्दी हमारी सरकार को ये भूमि अधिग्रहण का कानून रद्द करना पड़े और इसको हमारे देश के जड़मूल में से सफाया करना पड़े।